ही किसी तरह का होटल है, ना ही हम लोग क्रशर के मालिक हैं। जैसे आपने बात की सत महाजन जी, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे और एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होने के साथ-साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। पठानिया जी और केवल जी दोनों इस तरह के लीडर्स हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंट भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की सरकार है, स्टेट में नहीं है मान लिया, सेंटर में आपकी सरकार है, आप सेंटर की स्कीम्स को ठीक तरह से एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? आपकी जो विधायक निधि आती है उसके अंतर्गत आप काम क्यों नहीं करवा रहे? जयपुर में 1 लाख की पॉपुलेशन में पहला सवाल, सिर्फ 3200 लोग ही हैं जिनके मकान 40 बैग सीमेंट में और 4 क्विंटल सरिया में मैं पर्ची तो दूंगा नहीं। जी, सबसे पहली बात ये है। क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आर के हिमाचल न्यूज़ पर। मैं रमन राणा हाजिर हूँ आज एक अतिथि के साथ। हम अतिथि से बातचीत भी करेंगे और इनसे कुछ यहाँ की जो जानकारी है वो भी सभी दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने अतिथि से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अखिल बख्शी जी जो कि IRS भी हैं और पिछले काफ़ी समय से जो हैं वो यहाँ पर नूरपुर विधानसभा के अंदर जो है वो एक NGO के तहत लोगों की जो है वो भिन्न भिन्न मुद्दों पर इनकी मदद भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कि आप पिछले लगभग 3 सालों से संस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों की जो है वो विधानसभा के अंदर आपने लोगों की मदद की है, इसको क्या हम समझें कि ये एक जैसे कि एक हम इसको लोगों की आर्थिक तौर पे मदद समझ सकते हैं या फिर इसको किसी और नज़र से भी जोड़ा जा सकता है? देखिए रमन जी, देखने वाले का हर व्यक्ति का नज़रिया अपना अपना होता है। अब कोई इसे क्या समझता है, क्या नाम देता है, किस तरह से देखता है, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी मर्जी है। हमारा जो है वो विज़न सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का रहा है और वो व्यक्ति है मेरे पिताजी। जब आज से तकरीबन 15 साल पहले उन्होंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर ये क्या रूप ले लेगी। और सच कहूँ तो उनके जाने के बाद ही हमें भी ये एहसास हुआ कि उन्होंने जो बीजारोपण है वो कर दिया है, लेकिन उसे वृक्ष का रूप जो है वो हमने देना है। और इसलिए हमने अलग अलग क्षेत्रों में नूरपुर का जो हमारा इलाका है, यहाँ पर कोशिश की कि हम लोगों की सहायता करें। और देखिए, हमारे पास कोई अथाह संपत्ति तो है नहीं, हमारे पास ना ही किसी तरह का होटल है, ना ही हम लोग क्रशर के मालिक हैं, तो इसलिए हम लोग अपनी जेब से 2 लाख उठाकर या 4 लाख उठाकर किसी को वैसे ही नहीं दे सकते। हम लोगों को हर व्यक्ति को इंडिविजुअल क्वालिटी के बेसिस पे असेस करना पड़ता है, मौका विजिट करके ये देखना पड़ता है कि उसे मदद करने की सहायता जो ज़रूरत है वो हम लोग अपनी तरफ से करें, या फिर उसे अगर सरकारी मदद दिलवा सकते हैं वो दिलवाएं। और उसके बाद भी हम लोग क्राउड फंडिंग से या पापा की राजनीतिक पेंशन से जितना भी एकत्रित कर सकते हैं, कभी 50,000 कभी 60,000, उतने में हम उस व्यक्ति का कंप्लीट काम करके देने का प्रयत्न करते हैं। भैया जिस तरह से कि आप देखें बीच बीच में, क्योंकि इशारों में आपका एक इंटरव्यू भी पहले आया था और इशारों में भी आपसे भी हमें ये लगा कि आप ये तो फाइनल है कि राजनीति में आ ही रहे हैं। और मेरा ये क्वेश्चन आज से नहीं है, लगभग 3 साल पहले से जब पहली बार इंटरव्यू मैंने आपका लिया था तब भी मेरा यही क्वेश्चन था। तो अगर आप नूरपुर के उस पे ग्राउंड पे जाएं, यहाँ पर देखें, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर राजनेता जो हैं वो पहले से हैं भी हैं, कुछ थे, जैसे कि आप फील्ड मार्शल की बात कर लें, स्वर्गीय श्री सत महाजन जी की बात कर लें, उनका भी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है और फील्ड मार्शल कहा जाता था उनको। उसके बाद आप देखें तो केवल सिंह पठानिया का नाम भी काफ़ी एक रहा है, राकेश पठानिया जी हैं, अभी के विधायक रणवीर सिंह निक्का जी हैं, और आपके पिताजी स्वर्गीय रणजीत सिंह बख्शी जी भी इसमें रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ एक नया जो कुछ एक दौर जो है वो नूरपुर में आए ताकि नूरपुर की जनता जो है वो थोड़ा सा एक अलग तरीके से महसूस करे? जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। और जितने भी आपने यहाँ पर लोगों के नाम लिए, मुझे मानना है कि मैं पर्सनली उनके आई एम नोबडी टू फिल देयर शूज़, मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने। फील्ड मार्शल साहब की जैसे आपने बात की, सत महाजन जी की, उनके टेन्योर को हम लोग तो बहुत छोटे होते थे और क्योंकि पापा उनके साथ एसोसिएटेड थे तो हमने बहुत क्लोजली देखा है। वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे और एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो लोगों के दर्द को समझते थे, लोगों के दुख को समझते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर नूरपुर क्षेत्र में अगर बिजली की सुविधा हर जगह पे है, अगर पानी की सुविधा किसी भी जगह पर है, अगर सड़कों की सुविधा किसी भी जगह पर है, तो ये फील्ड मार्शल साहब की और मेरे पिताजी के समय की उनकी कोलैबोरेशन की देन है। यही कारण है कि नूरपुर जो कि हमारा बॉर्डर एरिया है, इसके ऊपर एक ज़्यादा नज़र रहती है एक बॉर्डर एरिया होने के कारण। ये उन्हीं के कारणवश, उन्हीं की एक राजनीति की वजह से हुआ है कि आज यहाँ पर इतनी अपलिफ्टमेंट हुई है।
एट द सेम टाइम जो केवल सिंह जी का टेन्योर रहा, जो पठानिया साहब का टेन्योर रहा, राकेश पठानिया जी का। अच्छा, राकेश पठानिया जी और केवल जी दोनों इस तरह के लीडर्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीता है। तो उनकी अपना एक वोट बैंक था, उनकी अपना एक जैसे पहाड़ी में कहते हैं ना, उनका अपना एक दबका था, उनका एक पहचान थी, उनका एक बहुत धाकड़ सा स्टाइल था और उनका काम करवाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा था। पठानिया साहब के पिछले ही टेन्योर में, अब जिसे जो कहना है वो कहे, लेकिन उन्होंने अपने समय पे नूरपुर को जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनवाया है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो कोई भी ले सकता था। उन्होंने सदबा में जो एक उप तहसील शुरू करवाई है, वो भी एक बहुत अच्छा एक डिसीजन था जो उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया। तो हम भी गांव-गांव में जाते हैं, बहुत जगह पे भी सुनने को आता है कि भाई महाजन साहब थे, आपके पिताजी थे या पठानिया जी थे, तो वो लोग धक्के से काम करवा दिया करते थे। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नया दौर तो नो डाउट शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक काम करने से जैसे कहते हैं ना, आप टरकना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो हो रहा है कि एक तरह से ये बोला जा रहा है कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं करा सकते। दूसरी तरफ ये बोला जाता है कि भाई हम जो भी कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। आपके पास जब भांति भांति की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, सेंटर की अलग स्कीम्स हैं, सेंटर में तो आपकी सरकार है, स्टेट में नहीं है, मान लिया सेंटर में आपकी सरकार है, आप सेंटर की स्कीम्स को ठीक तरह से एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवा रहे? स्टेट की स्कीम्स में भी आपके पास एक एमएलए प्रायोरिटाइजेशन स्कीम होती है, उसके अंतर्गत आप काम क्यों नहीं करा रहे? 2 करोड़ का आपकी जो विधायक निधि आती है उसके अंतर्गत आप काम क्यों नहीं करवा रहे? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आई एम श्योर कर रहे होंगे, कुछ ऐसी भी चीज़ें कर रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना पोटेंशियल इस इलाके का है, जितना पोटेंशियल हमारे माननीय विधायक जी का स्वयं है, वो उस पोटेंशियल को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से कि अभी हाल ही की बात आप कर रहे हैं, हमारे जो नूरपुर के विधायक हैं, आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से ये चला हुआ है कि कहीं किसी को मकानों की पर्चियाँ, हमारे भी नॉलेज में है और आपके भी नॉलेज में है, मकानों की पर्चियाँ लोगों को बांटी गई हैं और पक्के मकान बनाकर देने का वादा उस दौर में किया गया था। मतलब उस पर्ची पर साफ लिखा हुआ है कि पक्का मकान, ठीक है जी। तो उस हिसाब से जैसे आप भी फील्ड में जा रहे हैं, कुछ एक ऐसे केसेस जो आपने देखे हैं जिनके पास पर्चियाँ भी थी और उनके मकान भी कच्चे हैं, क्या कुछ एक इस पर आप एक मैसेज जो है वो उस जनता को देना चाहेंगे कि ताकि जनता की जो है वो, देखिए बात जनता की समस्या की है, विधायक चाहे पार्टी के हैं या फिर विपक्षी हैं, हमें उस चीज़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि नूरपुर की जनता ने उनको 18,000 प्लस वोट से जिताया है उनको, तो उनको तो उम्मीद है विधायक से है। क्या कुछ आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? जी देखिए, इसको मैं एक होता है लोगों से इमोशनली कनेक्ट करना, उनके इमोशंस को अपील करना। मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बहुत ही लॉजिकली बात करना चाहूँगा और मुझे पता है कि मैं जो भी अभी स्टेटमेंट दूंगा इसके बाद इनके जो भी कारिंदे हैं वो फेसबुक पे बहुत सी चीज़ें हमारे खिलाफ लिखेंगे, बहुत सी चीज़ें मेरे पिता के खिलाफ लिखेंगे, एंड दे आर फ्री टू डू सो। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो जो लिखना चाहते हैं वो करें। मैं लेकिन ये भी साफ कर दूं कि उनके किसी के कुछ कहने से और करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है वो जनता का है, जनता की समस्याओं का है। हमारा जुड़ाव एक व्यक्ति से बेनिफिट लेने के लिए नहीं है, हमारा जुड़ाव इस इलाके की डेवलपमेंट का है। सो हैविंग सेड दैट, अब हम आ जाते हैं पर्चियों के मुद्दे पर। जहाँ तक पर्चियों की बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वोटर्स की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1 लाख की है, जिसमें से 95-96 हज़ार जो है आपका वो वोट डालता है। इसमें से मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 5,000 पर्चियाँ और उनके कहने के अनुसार 3,232 पर्चियाँ। तो क्या नूरपुर में 1 लाख की पॉपुलेशन में, पहला सवाल, सिर्फ 3200 लोग ही हैं जिनके मकान कच्चे हैं? या ये जो पर्चियाँ बटी हैं ये सिर्फ कुछ खास लोगों को बटी हैं, या कुछ खास लोगों के कहने पर कुछ और ऐसे व्यक्ति को बटी हैं जिनको उनको पता है कि ये आकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, अपनी पर्ची को क्लेम नहीं कर पाएंगे? दूसरी बात, कुछ समय पहले मैंने मीडिया के आपके कुछ बंधुओं के माध्यम से ही देखा था, एक क्लेम किया गया था कि भाई नूरपुर में 500 मकान जो है वो बना दिया गया। अब आपने, जब मैं आपको फॉर एग्जांपल पर्ची देता हूँ और मैं कहता हूँ भैया कि ये मैं आपको पक्का मकान बनवा के दूंगा, इस पर लिखा है पक्का मकान, और आप उसके बदले में, उसकी एवज में मुझे वोट डालिए, मुझे जिताइए, ये एक फैक्ट है, यही ट्रांजैक्शन एक तरह से हुई थी। आप इसको, और विधायक साहब हमारे जो हैं उन्होंने लोगों को कन्विंस भी किया कि भाई इस तरह की बात है और मैं आपको बना के दूँगा। जब उसके बाद वो व्यक्ति उनसे कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर टोटल जो आपका घर बनाने में सामान लगता है, अब आप मेरे साथ गिनिए, लेबर की कॉस्ट लगेगी, ईंट लगेगी, रेत लगेगी, बजरी लगेगी, चौगाठें लगेंगी, खिड़की लगेंगे, दरवाजे लगेंगे, सीमेंट लगेगा, फर्श डलेगा, सरिया लगेगा,
उसमें से क्या होता है कि भाई तुम मेरे पास पर्ची लेके आए हो, जाओ तुम्हें 40 बैग सीमेंट दिया, तुम्हें 4 क्विंटल सरिया दिया। क्या 40 बैग सीमेंट में और 4 क्विंटल सरिया में एक घर बन सकता है? तो जब आपने, हमारा ये सवाल है कि पहली बात, ये झूठ क्यों, ये ओवर कमिटमेंट क्यों? अगर आप अपनी जेब से भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आपकी खुद की मेहनत ने आपको आज के इस अंजाम पर पहुंचाया है कि आप अपनी जेब से किसी को 2-4 लाख निकाल कर दे सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ 20-22 हज़ार ही कर सकते हो और हम उसमें खुश हैं। तो कम से कम उसका इस्तेमाल जो करें, उसका यूज़ जो करें, कम से कम वहाँ पर आप ये तो देखिए कि आप कम से कम जिसका काम कर रहे हैं वो पूरा काम करवा के दें। हमारा प्रश्न इस चीज़ पर है। तीसरा हमारा इस चीज़ पे सवाल है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास कोई पर्ची लेकर आता है, कोई कमिटमेंट लेकर आता है, आप क्यों नहीं उसको किसी सरकारी स्कीम से जोड़ते? आप क्यों नहीं इंश्योर करते कि आवास योजना में, जो कि सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, आपके सेंटर में बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, आपकी सरकार है सेंटर में, आप उनसे आवास योजना के मकान क्यों नहीं लेकर आते? आप उनसे क्यों नहीं इंश्योर करवाते कि जो आपने कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी हों? तो ये सवाल हमारे किसी पर्सनल रंजिश के तौर पे नहीं है, पर्सनल दुश्मनी के तौर पे नहीं है। निक्का जी के साथ मेरी पर्सनल इक्वेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब लोगों के काम की बात आती है, विकास की बात आती है, तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ना सिर्फ मुझे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस चीज़ से पीड़ित हैं, अफेक्टेड हैं, उनको के सवाल उठाने चाहिए। नूरपुर की ही बात भैया जिस तरह से कर रहे हैं, नूरपुर की अगर बात करें, कंडवाल से जसूर तक का एरिया थोड़ा अलग है, और जसूर से लेकर अगर हम आगे तक जाते हैं, जौंटा तक, बेड़खड़ तक जाते हैं, तो इसका जो बीच का जो एरिया है वो कुछ अलग इसकी भौगोलिक स्थिति है। जिस तरह से कि आपने भी बताया, और ये सर्वविदित ही है कि आप राजनीति में आ ही रहे हैं, ये तो क्लियर है, ये तो अब क्लियर ही हो गया है। किस पार्टी से आ रहे हैं ये प्रश्न हमारा बनता नहीं है, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड हमें पता है सबको। लेकिन इस बीच के एरिए में जिस तरह से आप देखें, बेरोजगारी यहाँ पर है, कोई ऐसा साधन यहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल देखो तो वहाँ पर जीरो है, हमारी सड़कों की स्थिति देखें तो वो भी बिल्कुल जीरो है। क्या ऐसे आपके मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु रहेंगे कि आने वाले टाइम में लोग जो हैं वो आपको चुने और उन लोगों को जो है वो एक सहारा मिले? देखिए, मैं पर्ची तो दूंगा नहीं। जी, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि क्या है कि आप सिर्फ उतना ही लोगों से कहिए जो आप कर पाएंगे। जो आप नहीं कर पाएंगे उनको वो झूठा दिलासा देके, झूठा भरोसा देके, उनके मन में एक उम्मीद की लौ जगाकर और उसके बाद उस लौ पर अपने कारिंदों के द्वारा पानी डलवा देना, मुझे लगता है वो बहुत गलत है, और स्पेशली राजनीति जैसे प्रोफेशन में बहुत गलत है। यदि कल को इस तरह का कोई अवसर प्राप्त होता है जहाँ पर मैं उस पोजीशन में आऊँ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारा बॉर्डर रीजन है। बॉर्डर रीजन होने के कारण हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ड्रग्स की है। जिस तरह की एक इन्फिल्ट्रेशन होती है, चाहे वो इंदौरा की साइड से हो, पंजाब की साइड से हो, किस तरह के पॉइंट्स में होती है, कैसे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, क्यूरेटिव मेजर्स क्या हैं, इसके ऊपर फोकस करना बहुत आवश्यक है। दूसरा क्या है कि हमारे रीजन की बहुत अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं। बिल्कुल आपने सही बात पॉइंट आउट की कि कंढवाल से लेकर जसूर तक, और ना सिर्फ जसूर तक, जसूर से आगे यदि आप हाईवे में जौंटा तक निकल जाए तो जो एरियाज़ आपके हाईवे से टच हो रहे हैं, यहाँ पर जीवन किसी और प्रकार का है। और जैसे ही आप हाईवे से अंदर जाते हैं तो अलग अलग दूर दराज के गाँव जो हैं वहाँ पर जीवन किसी और प्रकार का है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे आप छोटी धार वाली साइड पे चले जाएं, लदोड़ी चले जाएं, समलेट चले जाएं, कलांगन चले जाएं, टीका नगरोटा से ऊपर आपके हाथी धार के जितने गांव पड़ते हैं वहाँ चले जाएं। आज दिन तक वहाँ पर पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं है। आज दिन तक वहाँ पर सड़कों की प्रॉपर सुविधा नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि बीच में कहीं फॉरेस्ट लैंड पड़ता है, कहीं पर जो है धक्के से थोड़ा बहुत काम करवा दिया गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कागज़ों के माध्यम से किसी भी तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की गई। सिमिलरली अगर आप नूरपुर शहर में आए तो शहर की दिक्कतें किसी और प्रकार की हैं। वहाँ ना सिर्फ हॉस्पिटल का इशू है, लेकिन वहाँ पर सीवरेज एक बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पर पानी का डिस्पोजल एक बहुत बड़ा इशू है, वहाँ जो ये बेसहारा पशु आपके घूमते हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है। क्लेanलीनेस, हाइजीन, सोलर लाइट्स, वाटर कूलर्स, ये कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जो शहर के अंदर हम लोगों को उनकी बात करके उनके साथ मिल के हमें टैकल करने पड़ेंगे। सिमिलरली जब आप जसूर में आते हैं तो जसूर और जसूर की मार्केट का सबसे बड़ा इशू आजकल है फ्लाईओवर। जो आप NH के बारे में बात करते हैं या जिस भी तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें जगह की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वहाँ के बिजनेस के हिसाब से, वहाँ के लोगों की डिमांड के हिसाब से हम लोगों को ये देखनी पड़ेंगी और सुलझानी पड़ेंगी। अगर शहर से भैया थोड़ा सा, जिस तरह से आपने कहा कि थोड़ा साइड में हो जाते हैं, जिस तरह से जो साइड का एरिया है, फोर लेन की साइड का एरिया,
उस एरिया को देखें तो वहाँ पर जो लोगों की जो जीविका है, जो उनका जीने का जो साधन है, वो प्रॉपरली हम उसको एक एग्रीकल्चर तौर पे देखते हैं, क्योंकि लोग अपनी फसलों के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा वहाँ पर कुछ है नहीं जिससे कि लोग अर्न कर सकें कुछ। और जो उनकी ज़मीनें हैं वो सिर्फ उतना सा दे पाती हैं कि 6 महीने का राशन, तो उससे जो है वो आज महंगाई के दौर में ये सारा सिस्टम हो नहीं पाता है। एग्रीकल्चर के हिसाब से हम देखें तो इसमें कुछ अलग चीज़ें जैसे पानी की सुविधा हो गई या कोई अदर वैज्ञानिक कोई तकनीक होगी, जिस वजह से कि जो गांव के लोग हैं या जो शहर से हट के लोग हैं वो भी एक अच्छी जीविका के साथ जुड़ जाएं या उनके पास एक अच्छा साधन हो जीने का। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर देखिए, जब आप जॉब्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट 3 तरीके से जनरेट की जा सकती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर में, दूसरी इंडस्ट्री में और तीसरी सर्विस सेक्टर में। अब क्या है कि सर्विस सेक्टर को और एग्रीकल्चर को हमारे इलाके में कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। यहाँ पर जो फोकस रहा वो फोकस हमेशा से रहा इंडस्ट्री के ऊपर। नंगलाड़ में एक एरिया सेटअप किया गया और आज भी यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं कि भैया वहाँ पे, चलिए मैं फर्म का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे नौकरी लगवा दीजिए, हम सिक्योरिटी गार्ड ही लग जाए, घर के पास रहना है हमें। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी हर तरह का इंसेंटिव होने के बावजूद उस एरिया को प्रॉपर तरीके से नंबर 1 डेवलप नहीं किया गया। नंबर 2, एग्रीकल्चर का पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया। एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही बहुत सारी और डिविजन्स भी आती हैं। अगर आप हमारे इलाके में, आपको जानकर हैरानी होगी, नूरपुर में कहीं पर भी एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। अगर ओवरनाइट किसी को अपने, और हमारा इलाका इस तरह का है जहाँ पर आम और लीची के जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, तो जब आप ओवरनाइट उनको कहीं स्टोर ही नहीं कर सकते तो किसान मजबूर हो जाता है रातों रात अपनी फसल बेचने का। नहीं तो उसको पता है कि अगले दिन सुबह जो है मंडी में इसका भाव गिर जाएगा। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक FPU यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरह की हमारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको इरिगेशन में सुविधा हो, आपको जो आप फसल उगा रहे हैं उसमें आपको प्रॉपर तरीके से आप केमिकल या जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो कर सकें, और आपकी जो फसल उसमें से निकल कर आती है वो जो है एक प्रॉपर आपके दाम पर जो है वो मार्केट में पहुँच सके। इस पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए हम लोगों को सरकारी तौर पर प्रयत्न करने पड़ेंगे, और ना सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा आपका जो सब्जियों का बिजनेस है, हॉर्टिकल्चर का बिजनेस है, उसके लिए आपके ग्रीन हाउसेस के लिए यहाँ पर कितने आपने सेटअप होते हुए देखे? नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं है, फार्मर्स को ट्रेनिंग नहीं है। फार्मर्स को आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर क्यों नहीं ट्रेनिंग दिलवाते सब्जियां उगाने के बारे में, फ्रूट्स उगाने के बारे में? खैर के पेड़ कटने हैं ये सबको पता है, लेकिन पेड़ लगाने कैसे हैं उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सिल्वी कल्चर होता है जहाँ पे आप सिल्क वर्म्स के साथ, इतनी बड़ी हमारी सिल्क फैक्ट्री थी जो आज कम्प्लीटली एक आप कह सकते हैं एक तरह से डिसमेंटल ही हो चुकी है। यहाँ पर एपीकल्चर का, मधुमक्खियों का बहुत अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया गया। सर्विस सेक्टर की आप बात करें तो क्यों यहाँ पर आज तक कोई कॉल सेंटर सेटअप नहीं हुआ? क्यों कोई BPO सेटअप नहीं हुआ? क्यों किसी बाहर की कंपनी ने आके यहाँ पे अपने CSR के फंड्स नहीं लगाए? तो इन सेक्टर्स के ऊपर अगर हम लोग फोकस करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि आपको सरकार के होने या ना होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पर्सनल एजुकेशन, आपका पर्सनल एक जो कनेक्शंस हैं, वही बहुत सारी चीज़ें आपको करवा सकती हैं। जिस तरह से कि एजुकेशन की बात आपने की है, वो तो चलो आपने पिछले 3 सालों से लाइब्रेरीज के माध्यम से वो हर एक पंचायत तक, चाहे किसी भी रूप में, वो आपने वहाँ तक पहुँचाया है और आज भी इस चीज़ को आप प्रॉपरली कर रहे हैं। तो ये तो चलो एक अलग चीज़ है। अब हम हट के थोड़ा सा युवा जो हमारी पीढ़ी है उस पर थोड़ा सा आते हैं घूमकर। युवा पीढ़ी के पास अगर देखें तो नूरपुर में ऐसी कोई भी संस्था या ऐसी कोई स्किल्स सीखने के लिए उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो कुछ एक देखो, नूरपुर कॉलेज को छोड़ के, आर्या कॉलेज को छोड़ के या ITI को छोड़ के, इन 2 चीज़ों को छोड़ के कहीं से भी जो स्किल्स हैं वो युवा नहीं सीख पाते हैं, चाहे रोजगार के हो चाहे किसी अदर फील्ड में हो। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह का भी थोड़ा सा जो है वो एक युवा पीढ़ी को थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि बड़े अच्छे खिलाड़ी हमारे नूरपुर में हैं, बड़े अच्छे अदर फील्ड में भी बहुत सारे हैं, मतलब हर एक जगह पे जो है वो अच्छा टैलेंट है, लेकिन उनके टैलेंट को निखारने के लिए जो एक प्रॉपर एक संस्था होनी चाहिए वो कुछ ऐसा नहीं है। इस बारे में क्या आपकी? जी, आपकी बिल्कुल सही बात है, और इसमें मैं बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू करूँगा। नंबर 1, हमारे बच्चों के पास गाइडेंस नहीं है। उनको करियर काउंसलिंग की, प्रॉपर सेमिनार्स की बहुत आवश्यकता है। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 10वीं के बाद जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सब्जेक्ट आगे जाके हमारे कितना काम आएगा। यदि हम PCM लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, तो हम NDA में अपेयर हो सकते हैं।
अगर हमने मान लीजिए एनडीए आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आप ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस में अपेयर हो सकते हैं। अगर आपको उस फील्ड में नहीं जाना है, खास करके हमारी बच्चियों जिनका हमने देखा है कि प्लस टू के बाद काफ़ी हद तक पढ़ाई छूट जाती है, वो जैसे मेरी अपनी सिस्टर है, मुझे मानना है कि वकालत जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर उनको ये बताया जाए कि भाई आप 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो जिसमें आपकी वकालत जो है आपकी +1 +2 के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नीट में जाना है, आप फार्मेसी कर सकते हैं, आप नर्सिंग कर सकते हैं, आप आयुष जो हमारी मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा, यूनानी हेल्थ, मेडिसिन एंड एवरीथिंग, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये गाइडेंस जो है ये बहुत ज़्यादा कमी है बच्चों को, और बिकॉज इस गाइडेंस की कमी है इसलिए आगे चल के उनके स्किल्स में भी की कमी डेवलप होती है, क्योंकि उनको इसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन है ना नॉलेज। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी जो है जो भी सरकार होती है उनकी बनती है, और स्पेशली इसलिए क्योंकि अब तो हमारे पास एक स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, हमारे पास एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है। हम उसके अंतर्गत जो है बच्चों को आइडेंटिफाई करके लोकल एरिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी ट्रेड में उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चाहे वो आईटीआई के माध्यम से मिले, चाहे वो कॉलेज के माध्यम से इम्पार्ट की जाए। अब मैंने पीछे सुना था कि हमारे कॉलेज में जो है वोकेशनल क्लासेस लगना शुरू हो गई हैं। फ़िलहाल सिर्फ 2 ही सेक्टर्स में है, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म, और एक और सेक्टर था जिसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, इनमें लगती है। तो क्यों ना इसी बास्केट को एक्सपैंड किया जाए, क्यों ना यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के और कोर्सेज ऐड किए जाएँ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये करनी चाहिए, और ये आपका आइडिया जो है स्किल डेवलपमेंट का, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने एनजीओ के माध्यम से भी एग्जीक्यूट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बातचीत पे आज अखिल बख्शी जी, जिनसे हमारी लंबी बातचीत भी हुई है, और इन्होंने जो है वो अपने विजन्स भी हैं जो वो लोगों के बीच रखे हैं। एक कमेंट के माध्यम से आप उसके हमारे इस वीडियो के नीचे ये बता सकते हैं कि इनकी जो बातचीत है या इनके जो इन्होंने जो फैक्ट्स हमारे बीच में रखे हैं ये कहाँ तक सार्थक हो सकते हैं, और इस चीज़ से आप कमेंट में नीचे अपने सुझाव भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद,